आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में जिनके कंधों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, वही शराब के धंधे में शामिल हैं। कैमूर से खबर है, जहां होमगार्ड के एक जवान को 10 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करी के आरोप में यह जवान पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन अब तक इसकी नौकरी बची हुई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के थाने से बाइक चोरी कर शराब तस्करी करता था। गिरफ्तार होमगार्ड जवान को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। ककरेत एक जगह है, ककरेत घाट, जिसमें क्या हुआ है कि हमारे यही एक्साइज थाना के होमगार्ड है प्रजापति चौधरी, वो एक उसी मोटरसाइकिल के साथ शराब के साथ पकड़ा है जिसकी चोरी एक्साइज थाने से हुई थी। तो हम लोगों ने उसे जब्त करके हम लोग गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। अभी हम लोग का जांच के दौरान पता चला कि पूर्व में भी कुदरा थाना में जिस वक्त में वो कार्यरत थे, उस वक्त भी शराब के धंधे में पकड़ाए थे, तो वहां से भी इनको जेल भेजा गया था। हम लोग अभी जांच ये भी कर रहे हैं कि आखिर एक बार ये एक्साइज में पकड़े के बावजूद कैसे इनकी पोस्टिंग दोबारा एक्साइज थाने में हुई, उसकी जांच चल रही है। तत्काल हम लोग उसको इस कांड में गिरफ्तारी करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। अररिया के रानीगंज थाने के मधुलता गांव में बाइक सवार 2 अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 5,38,000 रुपए लूटे हैं। सीएसपी संचालक की बाह में गोली लगते हुए गोली छाती में लगी है। रानीगंज में प्राथमिक उपचार के बाद घायल संचालक को पूर्णिया भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक लूट की रकम अभी स्पष्ट नहीं है। 5,38,000 5,38,000 तिरहुत रेंज के नए आईजी शिवदीप लांडे पदभार संभालते ही एक्शन में हैं। शिवदीप लांडे लगातार अलग अलग जिलों के एसपी के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसएसपी के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने जिले में क्राइम और कंट्रोल को लेकर चर्चा की। शिवदीप लांडे ने पुलिसकर्मियों को चिताया कि उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी का भूमाफियाओं से संबंध मिला तो उसे बख्शेंगे नहीं। जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भूमाफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भूमाफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। औरंगाबाद में फर्जीवाड़े का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां शिक्षक की नौकरी लगी छोटे भाई की, लेकिन उसकी जगह बड़ा भाई नौकरी कर रहा है, वो भी पिछले 17 साल से। जांच के लिए जब शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बरगला दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। 2006-7 से ही इरशाद आलम जो है सनवाज आलम के नौकरी पर ये जा रहे हैं। इरशाद आलम 16-17 साल हो गया है। ये जो गबन का मामला है और ये चीटिंग का मामला है। आरोप जो है वो आपको ऑफिस का मामला है, ये ऑफिस देखेगा, ना कि खाली मौखिक बोलने से या कहने से होता है कोई काम। अब जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ऑफिस में सुनेगा, जो ऑफिस बोलेगा वो हम भी करेंगे। अभी तो कागज पत्र जो है सब जांच का विषय है, जांच होने की चीज है। जांच तो आदेश तो आ गया है आपका डीपीओ स्थापना का, तो आदेश आया है तो सर हमको तो इसके बारे में खबर ही नहीं है। मुजफ्फरपुर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने जमानत मिलने के बाद कई साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पहुंची और मोतीपुर थाने की पुलिस के सहयोग से मादक पदार्थ के एक मामले में कई साल से फरार चल रहे मादक पदार्थों के धंधेबाज राम नरेश सैनी को गिरफ्तार किया। आरोपी राम नरेश सैनी मूल रूप से साहिबगंज थाने के बैरिया गांव का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। बेतिया के सभी डॉक्टर अस्पतालों में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। दरअसल नौतन थाना अध्यक्ष खालिद अख्तर के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी का ऑडियो सामने आया है। इस पर कार्रवाई नहीं होने से सभी डॉक्टर भड़क गए और इसके बाद सभी आक्रोशित डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काला बिल्ला लगाकर इलाज कर रहे हैं। वहीं जिले में डॉक्टरों के समर्थन में भाजपा की आपात बैठक हुई है। इसमें कार्य बहिष्कार की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं संभावना है कि जताई जा रही है कि 10 जनवरी से जिले के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खेल विभाग का गठन किया है। खेल प्राधिकरण और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी समेत तमाम गतिविधियां इसके अंतर्गत आएंगी। इसका फायदा बिहार के खेल और खिलाड़ियों को मिलेगा। पहले कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से खेल विभाग था, अब बिहार में 44वें विभाग के तौर पर अलग डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बनाने से उम्मीद है कि बिहार के युवा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। राज्य सरकार ने एक नया विभाग गठन का प्रस्ताव लिया है
इस डिपार्टमेंट का नाम खेल विभाग होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। यह खेल विभाग अलग नया एक विभाग है। इसमें खेल कूद के विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खेल कूद और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य में जितना भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसके अधीनस्थ होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है वह भी इसके अंतर्गत होगा। खेल यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत होगा और जितनी भी संस्थाएं हमारे राज्य में है खेल से संबंधित वह सब अब इस खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तरीय पर अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने में इस विभाग से के माध्यम से हो सकेगा। तो ये नया विभाग खेल विभाग कहा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाएगा। इसके ये अलग डिपार्टमेंट होगा और ये पूर्व में पहले ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक अंश था। बिहार में नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 5 करोड़ की न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली ITS ESTM यूनिटों को 30% तक एकमुश्त सपोर्ट किया जाएगा। इसमें अधिकतम सीमा 30 करोड़ होगी। सरकार RBI से पंजीकृत बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों की इकाई के लिए गए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान का रिम्बर्समेंट भी किया जाएगा। टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या फिर 10% तक का ब्याज दर जो भी कम होगा अनुदान के लिए मान्य होगा। और इस नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी, जिसमें इकाई का कार्यस्थल राज्य में अवस्थित होना चाहिए। IT रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज दिया जाएगा। IT उत्पाद, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, एनिमेशन, LED, वेब डिजाइनिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ड्रोन निर्माण, ई वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे सेक्टर में निवेश करने पर लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 30% कैपिटल सब्सिडी है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। तो कैपिटल सब्सिडी है, ये 14 नंबर एजेंडा है। 30% कैपिटल सब्सिडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 करोड़। इसमें लैंड का जो कॉस्ट है वो 20% से ज्यादा नहीं होगा और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा असेस्ड है, बैंक है, उनको यह सब्सिडी राशि दी जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, जो भी यूनिट्स हैं वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी ले सकते हैं जो 10% के हिसाब से होगा और ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% या 40 करोड़ जो अतिरिक्त होगा। इसके साथ साथ लीज रेंटल सब्सिडी जो आप ये लेते हैं, किराए पे ऑफिस लेंगे, उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से भुगते होगा, जो 50% अब लीज रेंटल होगा और ये 5% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी कमर्शियल स्पेस में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होगा 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिलेगा आपको, 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक टैरिफ। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी आपको मिलेगा 5,000 रुपये, जो EPF की कॉस्ट है वो 100% रिबर्समेंट होगा और 100 से ज्यादा करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है और कैबिनेट के फैसले पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय सम्मानजनक हो गया है, इससे ये लोग खुश हैं। मंत्री मदन सहनी ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बधाई दी है। वहीं हड़ताल के दौरान चयन मुक्त सहायिका और सेविकाओं को 2 दिन पहले ही सेवा में वापस ले लिया गया था। चयन मुक्त हुई थी, उनको फिर से बहाल करने के लिए तो उसी दिन हम लोगों ने उनको बहाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। और आज कैबिनेट से यह भी पारित हो गया कि उन लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया है। पहले उन लोगों को 5950 रुपया सेविका को मिल रहा था और 2950 रुपया सहायिका को। अब उन लोगों को 4000 सहायिका को और 7000 सेविका को मानदेय के रूप में मिलेगा। गया की अत्रि से आरजेडी विधायक अजय यादव के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खरी खोटी सुनाई। गिरिराज सिंह ने राम मंदिर का उद्घाटन विरोधियों को रास नहीं आ रहा, साथ ही उन्होंने विरोधियों पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज कह रहा हूं, ये आरजेडी, कांग्रेस, तमाम घमंडिया ये अशांति फैलाने की साजिश कर रहा है, हमारे सनातन के पुनर्जागरण को अपमानित करने का, लेकिन कर नहीं पाए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के पास ना नीति है और ना ही नेता और ना ही नीयत, और ऐसे में इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचतान आम है। कुमार जी की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, बोलते नहीं है। संयोजक की चर्चा होती है तो उनके चेला कहते हैं कि हम दरखास्त दे रही हल्का उनका संयोजक लिए। तो दिल की अरमा जुबान पे चले आते हैं। तो ममता जी कहती है हम कोई कम है क्या, तो अखिलेश कहते हैं हम कहां गए, हम भी तो बड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी वाले मजाक में कहते हैं कि सबसे बड़का पार्टी हमारी, तो हमारे तो कहां जज्बा। जान करके मगी में बोल रहा हूं जो इलाके की भाषा है। और नेता न नीयत न नीति, ये लोग क्या भारत को बनाएंगे। जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी दावेदारी बरकरार है। चाहे हाजीपुर सीट से वे खुद लड़ें या उनकी पार्टी से कोई और, लेकिन हाजीपुर से एलजेपीआर के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने संकेत दिया कि उनकी मां भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बताएं कि चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लगातार दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट से वे ही चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में हाजीपुर सीट पर अभी भी चाचा भतीजे में तकरार है। मैं जमुई से लड़ूं या हाजीपुर से लड़ूं, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी, का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे। माता जी भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़े। और कटिहार के मनिहारी कलीगंज में आरजेडी का जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी लोग शामिल हुए और इस जनसंवाद में राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, और इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला बोला और लोगों से 2024 में इंडी गठबंधन को और 2025 में तेजस्वी यादव को वोट देने की अपील की। दुआ कीजिए कि वो दिन 2025 में आ जाए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश जी हैं उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को हम सौंप देंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जनता भी चाह रही है। तो ये भी मैसेज जाना चाहिए जनता में कि वो कोशिश करे, वोट दे 2024 में भी 2025 में भी, कि केंद्र सरकार भागे और आज जो सरकार हमारी है उसमें नीतीश जी की जगह, जैसा कि नीतीश जी की इच्छा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि नौजवान हैं। राम मंदिर दर्शन अभियान के लिए बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लाखों लोगों को प्रभु श्री राम का दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। 24 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर में 430 ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या रूट पर पूर्व से चलने वाली 37 ट्रेनें भी पहले की तरह चलती रहेंगी। बिहार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्र से आस्था स्पेशल ट्रेन खुलेगी, और साथ ही बस और निजी गाड़ियों में भी श्रद्धालुओं को पूरी व्यवस्था के साथ अयोध्या ले जाया जाएगा और फिर वापस लाया जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बिहार भाजपा ने विशेष तैयारी की है। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ वो तैयारी चल रही है कि किस तरीके से लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो भगवान राम के दर्शन कर सके। पूरे देश से तकरीबन 430 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है, और बिहार से भी लगभग सभी लोकसभा क्षेत्र से जो स्पेशल ट्रेनें हैं उसे चलाई जाएंगी। और उसको लेकर के देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाया गया है, जिसको लेकर के अभी कई लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के नेता हैं और अन्य लोग हैं वो पहुंचे हैं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। 25 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक राम मंदिर दर्शन अभियान चलाया जाएगा, और इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो लोग होंगे उनका नाम पता ये इस पर दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करा करके ही लोग उस स्पेशल ट्रेन पर चढ़ेंगे। ये 2 महीना 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये रोटेशन चलेगा, और उसमें एक ट्रेन का लीडर होगा
जो वहाँ के कंट्रोल, अयोध्या के कंट्रोल रूम से कनेक्ट होगा, जिनको हर गतिविधि की जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी, और सब रजिस्टर्ड आदमी जो हमारे राम भक्त होंगे उनके गर्दन में एक QR कोड का एक हम स्टिकर देंगे, जिससे कि उनको कोई असुविधा नहीं हो, हर चीज़ नियंत्रित हो। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी राम भक्त जाएं वो सुविधा से वहाँ दर्शन करें, सुविधा से रात में रुकें और फिर ट्रेन से अपने घर वापस लावें। जो भी राम भक्त वहाँ पर जाएंगे रामलला के दर्शन हेतु, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हमारा मूल लक्ष्य ये है कि इतने वर्षों के संघर्षों के बाद जब रामलला वहाँ पर प्रतिष्ठापित हो रहे हैं तो उनके श्रद्धा में और जो लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके मन में कोई कमी न रह जाए। तो बिल्कुल राम भक्तों को प्रभु श्री राम का दर्शन कराना है और बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने तक 25 जनवरी से 1 महीने तक स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ बसों और निजी गाड़ियों से भी भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने देर रात पटना की सड़कों पर दौरा किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सड़क किनारे रह रहे बेघर और बेसहारा लोगों के बीच विभाग की तरफ से कंबल का वितरण किया। जो बच्चे सड़क किनारे रह रहे हैं उन्हें बाल गृह में रखने के निर्देश दिए। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में तमाम लोग जो हैं वो सिहरे हुए हैं, कनकनाहट जो है वो ज़्यादा बढ़ी है। और इस बीच समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जो हैं वो जायजा लेने के लिए निकले हैं सड़कों पर। और यहाँ पे तमाम वैसे लोग जो बेघर हैं, सड़क के किनारे जो रहते हैं, वहाँ पे कंबल का जो वितरण जो है वो कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि मदन सहनी तमाम लोगों से मिलके उसे हाल भी जान रहे हैं, लगातार पूछ भी रहे हैं कि क्या हालत में है और यहाँ पे किस हालात में है और किस चीज़ों की ज़रूरत है। उन तमाम चीज़ों का देखते हुए, जायजा लेते हुए कंबल का जो वितरण जो है वो कर रहे हैं। तो कि भागो नहीं, जो कंबल जो है, सुनना पहले बात सुनो, वो आप ना कपड़ा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पढ़ाई का भी व्यवस्था होगा। यहाँ पर जो गंदा तो ये क्या, ये जो बच्चा आप देख रहे हैं इसको क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, इसको हम लोग बाल गृह में चाहते हैं रहे, आश्रय गृह हम लोग का, वहाँ रहेगा, पढ़ेगा, खाना खाएगा, कपड़ा पहनेगा। भाग रहा है कंबल लेकर के, चलेगा तो वहाँ हम लोग व्यवस्था कर तो क्या विभाग की तरफ से कंबल सरकारी दिया जा रहा है कि खुद से ही खरीद के दे रहे हैं? नहीं, ये तो सरकारी है ना। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत हम लोग सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ठंड के समय में हम लोग जो खास करके फुटपाथ पर लोग रहते हैं और गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए या रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, जिनको या तो वो निःशुल्क रहते हैं जो नगर निगम के द्वारा जो चलाया जाता है आश्रय गृह, या नहीं तो फुटपाथ पर रहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग कंबल वितरण करते हैं। और प्रत्येक जिला में यह व्यवस्था है। पूरे बिहार में कितना? नहीं, ये पूरे बिहार में हम लोग जितने भी लोग फुटपाथ पर रहने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, मजदूर हैं, सबको हम लोग देते हैं हर जिले में। हर जिला में। और इसमें अभी 5 करोड़ का हम लोगों ने कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा है। जिलाधिकारी और हमारे जो सहायक निदेशक हैं जिला के अंदर में, उस सब के देख रेख में इसका वितरण किया जाता है। पटना में अभी सभी विभाग के पदाधिकारी गण आए हैं और यहाँ भी दे रहे हैं, अन्य जगहों पर भी हम लोग इसका वितरण करेंगे। अभी से लगातार ही चलेगा। तो ये समाज कल्याण मंत्री हैं और ये इनको बड़ा ऐलान है कि 5 करोड़ का जो कंबल का जो वितरण है वो पूरे बिहार में, ना सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार के हर जिले में किया जा रहा है। और ठंड के दिनों में वैसे लोग जो गरीब है, जो बेसहारा है, उसकी मदद की जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।